Good morning to all. We're going to start our chapter 2, Writing and City Life of 11th class. And in this topic, basically, we're going to discuss about the first civilization that was around 2000 BCE, named as Mesopotamian civilization. आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता होगा. इंडस वैली और मेसोपोटामिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. ठीक है. एक्चुअली क्या है, पहले पीपल वर नोमैड्स. दे यूज्ड टू मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड and shelter and grazing area for their cattle. But after certain time, there was a point that they decided that no, nomading is not enough and they want to no live a settled life. तो जैसे सपोज एक एरिया है, वहां पे मैंने घर बसाया, मुझको देख के और नोमैड्स आए, वहां पे रहने लगे और वहां पे एक ग्रुप बन गया, एक एरिया बन गया जहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे. उसको बोला जाता है सिविलाइजेशन. तो सबसे पहले अगर मैंने आपको मेसोपोटामिया का नाम लिया है, तो मेसोपोटामिया कहाँ है ये भी बता दूं. मेसोपोटामिया वो एरिया है जो अभी का इराक कहलाया जाता है. लेट्स सी. ओके, तो हमारा पोर्शन ये इराक का है. देखो, ये जो रेड पोर्शन है, दिस इज इराक. और इस एरिया में सबसे पहले क्या हुआ है हमारा, ये जो आपको एरिया मैं मार्क कर देती हूँ, इस एरिया में हमारा सबसे पहला सिविलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है. ओके. अब एक चीज और बता देती हूँ, जो मेसोपोटामिया है. ठीक है, एक मिनट. जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया दो रिवर के बीच का एरिया था, जिसको हम बोलते हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. ओके. दो रिवर जिसके बीच का एरिया, जो पूरा ये आप देख रहे हैं, ये सीरिया, इराक, बगदाद, ये ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर कर रहा है हमारा पूरा मेसोपोटामिया. दो रिवर जो इसकी सबसे मेन यूजफुल रिवर, जो सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन को सेटल करने में काम आई, वो थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस. क्यों, मैं आपके साथ अभी ये डिस्कस करती हूँ. ओके. देखो, जब भी कोई सेटलमेंट होता है, ओके, जब भी कोई सेटलमेंट होता है, तो हर एक चीज देख के, अगर आप कोई घर ले रहे हो तो आप हर एक चीज देख के वो घर लेते हो. ठीक है. जैसे कि आप मार्केट देखोगे कि क्या मार्केट पास है, आप देखोगे उसी टाइम पे कि भाई जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छा है. वैसे ही जब लोगों ने एक सिटी लाइफ स्टार्ट करी मेसोपोटामिया में, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि रिवर के पास कनेक्टिविटी कितनी है. तो पहले तो मेसोपोटामिया इज नोन एज अ लैंड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर. ओके. एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इराक करेंटली. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उसकी सिटी लाइफ के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके रिच लिटरेचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. ओके. एक्चुअली इट वाज द वन ऑफ द सिविलाइजेशन जो इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ज्यादा वो डेवलप थे. ठीक है. और इसके साथ साथ ये जितने भी सिविलाइजेशन है वो सारे के सारे रिवर के पास हुए हैं. क्यों? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए थी. अब क्या है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो उनको क्या है, अगर वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पानी की कनेक्टिविटी तो चाहिए. तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस बहुत अच्छा रोल निभा रहे थे, क्योंकि उसके छोटे छोटे चैनल्स थे, जो कि रिवर के ऑब्वियसली चैनल होते हैं, जो एक एग्रीकल्चर में जो उनकी फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही थी. ओके. अब सबसे पहले जो सेटलमेंट हुई है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. सबसे पहले जो सेटलमेंट हुई है वो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में हुई है. ठीक है. जो पूरा हम मेसोपोटामिया भी डिस्कस कर रहे हैं, वो हम सदर्न पार्ट में मेसोपोटामिया के सेटलमेंट हुई है. और उसका जो नाम पड़ा, जो सबसे पहले उसका नाम पड़ा, वो पड़ा सुमेर. ओके. एंड अकद. फाइन. मतलब अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो सुमेर, जो सदर्न साइड है वहां पे हुआ है, और उसका नाम पड़ा सुमेर और अकद. बाद में एक और बेबीलैंड नाम की इम्पोर्टेंट, सॉरी, बेबीलोन नाम की एक इम्पोर्टेंट सिटी स्टेब्लिश हुई. और थोड़े टाइम बाद, जैसे हम फॉर एग्जांपल
एक एरिया है, कोई पर्सन है वहां पे बहुत फेमस है, तो उस फेमस नाम से उसको जानते थे कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे वो पर्सन रहता है। तो वैसे ही जो मेसोपोटामिया का नाम था वो बेबीलोनिया पड़ गया था, क्योंकि सदर्न साइड का, ओनली सदर्न साइड का वो पूरा एरिया बेबीलोनिया के नाम से जाने लग गया था। अब क्या है, लैंग्वेज फ्लरिश हुई, जब कोई लोग साथ में रहते हैं तो एक चीज, एक कम्युनिकेशन का उनको जरिया चाहिए होता है। ओके, तो सुमेर के एरिया में लोग रहने वाले सुमेरियन बोलने लग गए। बाद में अक्कद वो एरिया पड़ा तो अकेडियन होने लग गया। तो वन ऑफ द फर्स्ट नोन लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ द मेसोपोटामिया कौन सी है? सुमेरियन। फाइन, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, फर्दर मूविंग ऑन टू द टॉपिक। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के बारे में पता कैसे चला? कौन कौन मेसोपोटामिया, किसको क्या पता लगता है? एक्चुअली मेसोपोटामिया का नाम मेंशन है ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ये एक नेम मेंशन है मेसोपोटामिया। तो लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजियस मान लीजिए, या अलग, मतलब जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, उनको ये जानने का एक नो एंजाइटी हुई कि व्हाट इज दिस मेसोपोटामिया, ये है क्या। तो 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर फंडेड, ठीक है, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड किया एक पूरा एक्सपेडिशन एक ब्रिटिश म्यूजियम का, टू सर्च फॉर अ टैबलेट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द फ्लड मेंशन्ड इन बाइबल। अब मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको कि क्या ये बाइबल में क्या मेंशन था स्टोरी का। चलिए रीड करते हैं। देखो, एक्चुअली में क्या है, एक मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है, दो टेस्टमेंट लिखी गई है, ओल्ड एंड न्यू। फॉर इंस्टेंस द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर, मीनिंग सुमेर। सुमेर मैंने अभी आपको बताया मेसोपोटामिया का नाम था, ठीक है। एक्चुअली में ये मेंशन है पूरा कि एक मिनट, ये मेंशन है कि एक स्टोरी नरेट करी गई है कि वहां पे बाढ़ आ गई थी। ये सब मेंशन किया गया है बाइबल में। तो लोग बहुत एक्साइटेड थे इसके बारे में जानने के लिए, और 1960s में, ठीक है, ऑलमोस्ट पता लग चुका था मेसोपोटामिया के बारे में, मतलब डिस्कवर हो चुका था, एक्सकवेशन हो गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। ओके, स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू बाइबल एक फ्लड ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी अर्थ को, ठीक है। और गॉड ने एक मैन को चूज करा जो था नोआ, जिसको बोला गया कि भाई मतलब उसके पास ये था कि अ, सब लोग मर गए, सिर्फ नोआ जिंदा था। और नोआ को बोला गया कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ को आफ्टर द फ्लड। तो नोआ ने एक बड़ी बोट बिल्ड करी। उसमें उसने हर एक स्पीसीज का एक एक पर्सन उठा लिया, जैसे एनिमल का एक टाइगर उठा लिया, एक हर एक स्पीसीज का एक एक पर्सन उठा लिया, चाहे वो बर्ड हो, ठीक है। और ये सारे जब वो बोट में बैठे तो सब सरवाइव कर गए, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टोरी मेंशन थी बाइबल में, तो लोग इसको पढ़ के बहुत अट्रैक्ट हुए एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट मेसोपोटामिया। ओके, मूविंग फर्दर टू द टॉपिक, सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है, कहाँ लाई करता है, ये हमें पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले लाई करता है इराक में। अभी करेंटली इट इज प्लेस दैट लाइज इन द इराक, सॉरी। अब क्या है, इसके नॉर्थ ईस्ट में स्टेपी लैंड था। ओ, आई एम सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया था, और फॉरेस्ट एरिया ऐसा था कि यहाँ से माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो रहा था। ओके, मतलब आपने कई ऐसे जंगल अगर आपने देखे हो अपने आसपास के एरिया में, अपने नानी के घर में, तो वो एरिया जहाँ पे बेसिकली जंगल एंड हो रहा होता है और माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उसको वो पूरा वैसा स्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में था, ठीक है। जो नॉर्थ है हमारा, जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्थ में स्टेपी लैंड था। व्हाट इज स्टेपी लैंड? स्टेपी लैंड क्या होता है? स्टेपी आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। स्टेपी इज बेसिकली पूरा ग्रासलैंड होता है, खाली उसमें ग्रासेस होती हैं। दैट वाज वेरी गुड फॉर एनिमल हर्डिंग, ठीक है। और ये अच्छा लाइवलीहुड दे रहा था अदर देन एग्रीकल्चर फॉर द हर्डर्स। तो फिर वो हर्डर्स क्या करते हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन देयर कैटल्स फॉर द मिल्क प्रोडक्ट और अदर थिंग्स सेल, मतलब वट एवर दे वांट टू सेल। तो अदर देन स्टेपी अगर नहीं होगा तो उनके कैटल्स क्या ग्रेस करेंगे, उनको खाने कहाँ से मिलेगा?
ठीक है। तो विंटर्स में बेसिकली जो जब रेन होती थी या कुछ होता था, शीप गोट ये सारे ग्रासेस में उनका खाना इसी से चलता था। ओके, तो हमने डिस्कस करिए नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया था दैट वाज लीडिंग टू माउंटेनियस रेंजेस, एंड हमारे नॉर्थ में स्टेपे लैंड था दैट वाज यूज्ड एज अ एरिया फॉर कैटल ग्रेजिंग। देन हमारे ईस्ट में ट्रिब्यूटरीज थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जो कि हेल्पफुल थी किसमें, जो कि हेल्प करती थी ट्रेडिंग में, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रोल है इसका। ओके, और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग के साथ साथ ये ना एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा रोल प्ले करा है इसने। साउथ साइड में डेजर्ट था, एंड मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि साउथ साइड में सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी। तो साउथ ऐसा, आप बिल्कुल ऐसा मान के मत चलो कि साउथ सदर्न एरिया था वो बिल्कुल रेगिस्तान वाला एरिया था, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे मतलब नॉर्मल एक खाली बंजर जमीन कह सकते हो आप, बिल्कुल भी बर्जर नहीं थी, लेकिन फ्लडेड, वहां पे फ्लड आ जाता था, या फ्लड की वजह से आते आते, क्योंकि यूफ्रेट्स और टिग्रिस वहां पे थी, उस साइड पे उनकी चैनल्स पहुंच रहे थे, तो वहां पे एरिया में फ्लड आ आकर वो लैंड थोड़ा फर्टाइल हो गया था, वहां पे सिल्ट डिपॉजिट हो गया था। तो इसलिए जो वो एरिया है उसको सदर्न साइड में वहां पे सबसे पहले सेटलमेंट हुई है, क्योंकि सबसे एग्रीकल्चरस एरिया वही था। और उसको डेजर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि बाकी एरिया में वहां पे सॉइल ज्यादा थी एज कम्पेयर टू बाकी एरिया में माउंटेनियस, और हमने ग्रासलैंड पढ़ा है, तो इसलिए उसको डेजर्ट करा है। इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये था डेजर्ट की तरह बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, अब हमने पढ़ा कि यूफ्रेट्स जैसे डेजर्ट एरिया में एंटर करती थी तो वो छोटे छोटे स्मॉल चैनल्स में डिवाइड हो जाती थी। तो जो चैनल्स थे ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होते थे इरिगेशन वर्क के लिए। ओके, एंड इसकी वजह से अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाए जाते थे, जैसे वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स, ये सब वहां पे उगाए जाते थे। और ऐसा भी देखा गया कि इसकी ट्रेडिंग इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ भी करी है, वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर। ओके, मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्ट थे उनकी भी कमी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि शीप गोट्स ग्रेजिंग करती थी स्टेपी लैंड पे, और एट द टाइम ऑफ जब भी जरूरत होती थी, एक्चुअली बार्टर सिस्टम होता था, तो कभी कभी ये एक्सचेंज में, ठीक है, चीजें कर लेते थे। जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसी फार्मर को कोई सामान चाहिए तो, और मिल्क है, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे सामान, एंड दे वर हेल्पिंग, नो, बोथ दे वर हेल्पिंग टुगेदर। फिश की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से थी, डेट पाम्स बहुत अच्छे से मिलते थे वहां पे समर के टाइम में, क्योंकि एरिया फर्टाइल था और इसको प्रॉपरली सपोर्ट करता था। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजिंग।